Hello dear student, welcome to Concept Point. Today I am going to discuss question paper which were asked in the 2024 board exam. Question paper code 30/2/1 का सेट नंबर 1 बताने जा रहा हूँ। तो देखा जाए किस तरह के क्वेश्चंस आए थे 2024 के बोर्ड एग्जाम में। देखिए क्या बोला गया था, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मतलब दो इक्वेशंस दिया गया है। पहला इक्वेशन जो लिखा गया था वो क्या लिखा गया है आपका, पहला इक्वेशन दिया गया था 3x माइनस बाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन गिवन इज 6x माइनस के बाई प्लस 16 इक्वल टू 0 लिखा गया था। तो पूछा गया था कि हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन इज, मतलब कि k का कौन सा वैल्यू के लिए इसके लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग अगर बात किया जाए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो इसके लिए तीन तरह का होता है कंडीशन। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो आपका हो गया, अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू आता है, इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। और यदि मान लिया जाए कुछ ऐसा होता है कि यदि इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसे बोला जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोला जाता है, मेनी सॉल्यूशन। और यदि ऐसा हो जाता है, अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 3 कि यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसे बोला जाता है नो सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? नो सॉल्यूशन बोला जाता है। फिलहाल यहाँ पर जो बोला गया है कि द गिवन लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब कि यहाँ पर कंडीशन लगने वाला है कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन क्या लिखा जाता है? a1 बाई a2। तो पहले आप कैलकुलेट कर लो, a1 बाई a2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x दोनों इक्वेशन का 3/6, मतलब इसका वैल्यू आ गया 1/2। फिर आप कैलकुलेट कर लो b1 बाई b2, b1 बाई b2, तो b1 हो गया आपका -1 बाई माइनस के, और इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1/k। फिर आप कैलकुलेट कर लो c1 बाई c2, c1 बाई c2 मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से 8/16, और 8/16 का वैल्यू लिखा जा सकता है यहाँ से आपका 1/2। और हम लोग जानते हैं कि फॉर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू लिखा जाता है c1 बाई c2। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट 1/2 इज इक्वल टू 1/k इज इक्वल टू 1/2 लिखा जा सकता है। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से कि 1/k या तो 1/2 इज इक्वल टू 1/k, मतलब k का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा k इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर था। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला गया? द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A B इन द रेशियो ऑफ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, मतलब कोई पॉइंट P है, इन दोनों पॉइंट्स A और B को ज्वाइन करने वाला लाइन को 5:2 में डिवाइड कर देता है, ठीक है। मतलब अगर मैं सपोज करूं कि यहाँ से कुछ ऐसा है, A लिखा गया, यहाँ B लिखा गया है, ठीक है, और A का कोऑर्डिनेट दिया गया 4, -5 और B का कोऑर्डिनेट दिया गया था 1, 2, ठीक है। इन द रेशियो ऑफ, यहाँ पर कोई पॉइंट P है और ये लाइन P जो है इस तरह से दिया गया है, पॉइंट P इस तरह से दिया गया है कि AP बाई BP का जो रेशियो गिवन है दैट इज इक्वल टू 5/2। तब हमसे पूछा गया था कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जब कभी भी रेशियो दिया हुआ होगा, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया होगा और उसके बीच वाला कोई अगर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होता है तो वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है उसे एक बार देख लिया जाए। देखो एक्चुअली में अगर मैं लिख दूं यहाँ पे x1/1, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट अगर A का कोऑर्डिनेट x1/1 है, B का कोऑर्डिनेट अगर लिखा गया है x2/2, और अगर सपोज कर लिया जाए कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है और इस तरह से मालूम है कि AP बाई BP का रेशियो नॉन है दैट इज इक्वल टू m/n, तब P का कोऑर्डिनेट मतलब x और y का वैल्यू, तो x और y का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो देखो रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को समझते चले जाना है। तो कैसे लिखा जाता है? AP का वैल्यू हो गया m, आप समझ लो कि AP की जगह पर आप लिख दो m और BP की जगह पर आप लिख दो n, ठीक है। इसके बाद देखा जाए
इसके बाद यानी कि AP इस तरह से लिख देना है। इसके बाद जब आपको चाहिए x कोऑर्डिनेट, क्या चाहिए, x कोऑर्डिनेट, तो इस रेशियो को m को दूर वाला x के साथ मल्टीप्लाई करना, n को दूर वाला x के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब उल्टा इस m को मल्टीप्लाई करना यहाँ से और इस n को मल्टीप्लाई करना यहाँ से, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n लिखा जाता है। सिमिलरली बाई कोऑर्डिनेट के लिए लिखा जाता है m बाई 2। एक्चुअली में आप क्या करोगे, m को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो m बाई 2, n को यहाँ से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो लिखा जा सकता है n बाई 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n लिखा जा सकता है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर करके पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लोग को यूज किया जाए इस फॉर्मूले को। तो चलिए अब हम लोग को सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई कर देना है। तब आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर रेशियो सबसे पहले बात मेंशन कर दो आप, ठीक है। तो रेशियो जो दिया गया था दैट इज, यहाँ लिख दो आप 5 और यहाँ लिख दो आप 2, मतलब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चाहिए तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तब आप इससे यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि लिखा जा सकता है 5 इंटू हो गया आपका 1 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई दोनों रेशियो का सम, मतलब 5 प्लस 2, मतलब x का वैल्यू लिखा जा सकता है 5 प्लस 8/7, मतलब x का वैल्यू आ गया 13/7। तो देखा जाए कि x कोऑर्डिनेट 13/7, y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है वो सी ही सही होना चाहिए, ठीक है। या तो y कोऑर्डिनेट अगर कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट किया जा सकता है, सेम लॉजिक अप्लाई किया जाए y कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। तो y इक्वल टू लिखोगे आप 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो तो 10, 2 को यहाँ से तब -10 डिवाइडेड बाई दोनों रेशियो का सम, यानी कि 5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0/7। 0/7 का वैल्यू कितना होता है, 0, मतलब 13/7 कॉमा 0 होगा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा C, ठीक है। उसके बाद देखा जाए थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन व्हिच A15 माइनस A11, मतलब दो टर्म्स का डिफरेंस दिया गया है। क्या लिखा गया था, A15 माइनस A11 का वैल्यू दिया गया है 48। तो AP की अगर बात किया जाएगा तो सबसे पहली बात nth टर्म ऑफ NAP, nth टर्म ऑफ AP के लिए फॉर्मूला होता है, लिखा जाता है TN, या तो यू कैन से AN इक्वल टू लिखे जाते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा जाता है। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, जहां पर हम लोग जानते हैं कि d का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है T2 माइनस T1 से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आपसे क्या बोला गया था, A15, तब A15 कैसे लिखोगे, तो A प्लस 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट, देखो एक्चुअली फार्मूला जो यहाँ पे है 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो दैट विल बी इक्वल टू 14D माइनस A प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ से 10D इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 48, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो A प्लस 14D माइनस A माइनस 10D इक्वल टू 48, मतलब A से A कैंसिल आउट हो गए और यहाँ से लिखा जा सकता है 4D, यहाँ से लिख सकते हो आप 4D इक्वल टू 48, मतलब D इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 48/4 और इसका वैल्यू आ गया 12, यानी कि कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज 12। तो देखा जाए कहाँ ऐसा लिखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर A जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए फोर्थ नंबर क्या दिया गया था, द इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1 = 0 हैज रूट्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिखा हुआ है यहाँ पे किस तरह का कंडीशन आने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ, या तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अगर बात किया जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि 3 तरह का होता है, ठीक है। सबसे पहला डिस्क्रिमिनेंट क्या निकला जाता है, डी इक्वल टू लिखते हैं b² - 4ac लिखा जाता है, और d के वैल्यू से पता चलता है नेचर ऑफ द रूट। तो पॉइंट नंबर 1, इफ d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 इसे बोला जाता है रियल एंड अनइक्वल रूट, रियल एंड अनइक्वल रूट्स बोला जाता है, अनइक्वल रूट्स कहा जाता है, ठीक है। और यदि पॉइंट नंबर 2, इफ d का वैल्यू 0 तो इसे हम लोग बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स कहा जाता है, ठीक है, इक्वल रूट्स बोला जाता है। और अगर फाइनली अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 3 कि इफ d का वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगा इसको बोलते हैं नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, या तो
डज नॉट एग्जिस्ट बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो अगर मैं बात करूं तो देखिए इक्वेशन क्या दिया गया था, इसके बारे में बात किया जाए तो इक्वेशन दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा गया था। तो यहाँ से ए बी सी का वैल्यू, ए मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, सो द वैल्यू ऑफ ए इज 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को बी बोला जाता है 1, सी मतलब कांस्टेंट टर्म दैट इज 1, ठीक है। तो यहाँ से डी फाइंड आउट किया जाए, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी इक्वल टू लिखा जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो आप फाइंड आउट कर लो, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 4, मतलब डी का वैल्यू आ गया -3, मतलब डी का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। और जब डी का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो उसको बोला जाता है नो रियल रूट्स, ठीक है, यानी कि नॉट रियल। हमारा ऑप्शन सही होगा, देखो रियल एंड इक्वल नहीं होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं होगा, इरेशनल नहीं होगा, यानी कि नॉट रियल। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए फिफ्थ नंबर में क्या बोला गया, इफ द एचसीएफ ऑफ, मतलब 2 नंबर का एचसीएफ दिया गया, दैट इज इक्वल द एचसीएफ ऑफ 2520 6600 is 40 and the LCM of this is given, then the value of k। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखा जाता है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिस पे रियल नंबर पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले बात इस फार्मूले की यूज किया जाए तो देखो इस दोनों नंबर का HCF कितना दिया गया, दैट इज 40, यानी कि 40 इंटू LCM कितना लिखा गया था 252 इंटू लिखा गया आपका K इज इक्वल टू लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब 2520 इंटू लिखे जा सकते हैं 6600, मतलब यहां से कहा जा सकता है कि k का वैल्यू अगर बात किया जाएगा तो हेंस वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ k विल बी 252 इंटू 2520 इंटू लिख दो आप 6600 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 252, मतलब देखो तो यहाँ से 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद देखा जाए तब आप यहाँ से कैंसिल आउट कर लो 2 टाइम्स, तो 2 से लगाने पर इसका वैल्यू होगा 3300, ठीक है। उसके बाद 2 से लगाया जाए यानी कि आप लिख सकते हो 1650, यानी कि 1650, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए 6th नंबर, 6th नंबर में क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर ABC इज शोन D इज पैरेलल टू BC, लाइन D इज पैरेलल टू BC। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हो कि D जो दिया गया है वो पैरेलल टू BC दिया गया है, ठीक है ना। व्हाट इज गिवन हियर, D जो है वो BC का पैरेलल है, AD 5 है, AD जो देखो आप AD जो दिया गया वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है, DB 2.5 है, BC 12 सेंटीमीटर है, तो DE इज इक्वल टू, मतलब DE का वैल्यू DE इज इक्वल टू, मतलब आपको कैलकुलेट करना है DE का वैल्यू, ठीक है, DE का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसका साइड प्रोपोर्शनल होता है, इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर हम लोग को 2 ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, ठीक है। तो चलो आप दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर कर लो, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल आप सपोज कर लो ABC वी हैव, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही एंगल्स अगर दोनों ट्रायंगल में इक्वल आ जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए कि क्या क्या इक्वल है, तो एंगल एक ऐसा एंगल है जो दोनों में आ रहा है, इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल A, रीजन क्या हो गया कॉमन। उसके बाद देखा जा सकता है कि आप लिख सकते हो, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल ADE इज इक्वल टू ABC होगा, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है कि एंगल ADE इज इक्वल टू लिख सकते हो आप यहाँ से एंगल ABC, रीजन हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स,
करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है कि सो वी कैन राइट फ्रॉम हेयर दैट ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल हो गया आपका ABC। और हम लोग जानते हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो कि साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, तो साइड प्रोपोर्शनल लिख दो आप। देखो ए के छोटा वाला ट्रायंगल में देखा जाए तो कौन सा है, अपोजिट एंगल DE डिवाइडेड बाई ए के अपोजिट एंगल, तो बड़ा ट्रायंगल में कौन सा हो गया BC इज इक्वल टू, चलो छोटे वाला ट्रायंगल में देखो ई जो है वो सी के बराबर होगा। एक्चुअली में ई एंगल जो है वो सी के बराबर होगा, थर्ड एंगल दोनों का बराबर होगा। तो ई के अपोजिट साइड कौन सा है AD, तो आप लिख दो यहाँ से AD। सी के अपोजिट साइड कौन सा हो गया आपका AB, तो यहाँ से लिख दो आप AB। मतलब यहाँ से देखा जाए तो डी तो कैलकुलेट करना है, तो डी को आप डी रहने दो डिवाइडेड बाई BC। तो BC कितना दिया गया था, दिखा जाए 12 इज इक्वल टू आप लिख दो AD। तो AD जो हो गया दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई लिखा जाता है AB जो होगा वो 5 प्लस 2.5 होगा। क्यों, क्योंकि AB जो होगा दैट विल बी इक्वल टू AD प्लस BD लिखे जा सकते हैं, और AD जो दिया गया है दैट इज 5 प्लस 2.5 मतलब 7.5 होगा। ठीक है, मतलब लिखा जा सकता है D बाई 12 इज इक्वल टू 5 बाई 7.5। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर D इंटू 7.5 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 5 इंटू 12। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है D इज इक्वल टू 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 7.5। चलो पॉइंट यहाँ से हटा दो तो ऊपर में चला गया तो 10। ठीक है, अब इसके बाद देखा जाए, अब यहाँ से कहा जा सकता है कि चलिए कैंसिल आउट किया जाए, तो आप क्या करो 5 से, यानी कि 15 टाइम्स, और यहाँ पर आ गया आपका 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर दो तो 3 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, यानी कि 8 सेंटीमीटर। कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर जो है वो सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए 7th नंबर। 7th में क्या दिया गया था, इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इफ साइन थीटा इक्वल टू लिखा गया है आपका कॉस थीटा गिवन है। ठीक है, इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इज गिवन हियर। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिखा गया था आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू लिखा गया था कॉस थीटा, वेयर थीटा का जो वैल्यू लिखा गया था वो 90 से 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा दिया गया था। और हम लोग जानते हैं ना, आगे चल के पढ़ना है कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कि 0 से 90 के बीच में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होता है। तब आप सोचो कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जहां पर दोनों वैल्यू इक्वल होते हैं, तो दैट इज ओनली कितना होता है, ये जो वैल्यू होता है वो रूट साइन 45 डिग्री। एक्चुअली में साइन 45 डिग्री का वैल्यू लिखा जाता है 1/√2, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। यानी कि यहाँ से कह सकता है कि थीटा का वैल्यू होगा आपका 45 डिग्री। चलिए अब आपसे क्या पूछा गया था, देखो आप, तो पूछा गया था सेक थीटा इंटू साइन थीटा। मतलब आप लिख सकते हो सेक 45 डिग्री इंटू आप लिख दो यहाँ से साइन 45 डिग्री, और सेक 45 डिग्री का वैल्यू लिखो √2 इंटू 1/√2। दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी कि वैल्यू होगा 1, इसलिए आपका राइट आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर C। उसके बाद देखा जाए 8th नंबर। 8th में क्या दिया गया था, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। 2 डाइस आर रोल्ड, तो हम लोग जानते हैं कि जब 2 डाइस को रोल किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 36 होता है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 36 होता है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 2 नंबर्स टू बी मोर देन 10 से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का फार्मूला लिखा जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई लिखा जाता है आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखा जाता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो फेवरेबल मतलब जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे बोला जाता है फेवरेबल, डिवाइडेड बाई टोटल। तो टोटल तो हम लोग जानते हैं कि जब 2 डाइस को रोल किया जाता है तो 36 इवेंट्स होते हैं, इसलिए डिवाइडेड बाई 36 होगा। अब देखो तो फेवरेबल, अब आप क्या कहा गया, द सम ऑफ 2 नंबर टू बी मोर देन 10। तब आप देखो कि 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद 10
10 ज़्यादा होना चाहिए। तो कौन कौन सा वो नंबर होगा? 5 6 हो सकता है, या तो फिर 6 5 हो सकता है, या तो फिर 6 6 हो सकता है, बस। यानी कि देयर आर 3 ओनली इवेंट्स, यानी कि आप लिख सकते हो फेवरेबल इवेंट्स हो गया, फेवरेबल आउटकम्स हो गया 3, यानी कि 3/36। और इसे जब आप कैंसिल आउट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1/12। तो देखा जाए कि 1/12 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए 9th नंबर। 9th नंबर में क्या दिया गया है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब एक पॉलिनोमियल दिया गया था, ठीक है। तो पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू लिखा गया है 5x² प्लस 3x, ठीक है। p ऑफ x इक्वल टू लिखा गया था 5x² प्लस 3x माइनस 7। देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, अल्फा बीटा इसका जीरोज है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ इट्स दिस पॉलिनोमियल। मतलब आप फाइंड आउट कर लो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू माइनस b/a लिखा जाता है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज यू कैन से, मतलब दैट इज इक्वल टू की लिखे जा सकते हैं -3/5, और अल्फा इंटू बीटा लिखा जाता है c/a, यानी कि c/a तब लिख सकते हो -7/5। चलिए अब आपसे क्या पूछा गया था? पूछा गया था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू। तब आप क्या करो, अल्फा बीटा यहाँ से एलसीएम ले लो, मतलब बीटा प्लस अल्फा, और बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी लिखा जा सकता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय आप लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया? -3/5 डिवाइडेड बाई -7/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस यानी कि 3/7 हमारा राइट आंसर होगा। 3/7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। उसके बाद देखा जाए आपका 9th के बाद 10th नंबर देखा जाए, क्या दिया गया? द perimeter ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड PQR आर 56 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर दिया गया, कंडीशन अप्लाई, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। मतलब ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और द perimeters of two similar triangles are ABC and PQ are 56 and 48 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं बात करूं तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, perimeter of triangle ABC is given which is equal to how much? 56 दिया गया है। in the same way perimeter of triangle PQR is also given which is equal to 48 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद क्या बोला गया है? देन फाइंड PQ/AB। तब पूछा गया था PQ/AB का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो और उसके साइड का रेशियो सेम होता है। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब कहा जा सकता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइडेड बाई, आप लिख दो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज इक्वल टू, है ना, दैट इज इक्वल टू इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है PQ/AB लिखा जा सकता है। और PQ की अगर बात किया जाएगा, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, तो PQR हो गया आपका 48 डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो 56 दैट इज इक्वल टू PQ/AB। मतलब चलो आप यहाँ से कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। तो देखो आप कैंसिल आउट किया जाए तो फोर्स लगाया जाए, तो फोर्स लगाने पर इसका वैल्यू आ गया 12 डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है आपका 1। चलिए इसके बाद देखा जाए तो 2 से लगाया जाए, तो 2 से लगाने पर इसका वैल्यू लिखा जा सकता है 3/7। 3/7 एक मिनट सही से कैंसिल आउट किया जाए, 48/46 48 बाई लिखा, सॉरी PQ। तो देखा जाए ABC मतलब आपका हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR दैट इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 56 लिख दो आप, ठीक है। तो देखो तो यहाँ से कैंसिल आउट किया जाए, तो कैंसिल आउट करने पर लिखा जा सकता है
8 से 6 टाइम्स, 8 से 7 टाइम्स, यानी कि 6/7, 6/7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।